जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेकर के। AWS का चैप्टर 2 है ये। इस वीडियो से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है AWS का, तो क्रिएट करते समय आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, उसी से आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज आपको दिखेंगी, यानी कि जब आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारी सर्विसेज हैं, अनगिनत सर्विसेज हैं AWS की। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी सर्विसेज आएंगी। जो भी सर्विसेज आप यूज करेंगे, कोई भी सर्विस आप यूज करिए, डैशबोर्ड में एक बिल जनरेट होता है। ये देखिए, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना बिल जनरेट हुआ है, और जो भी बिल जनरेट हुआ होगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। यानी कि बिल जनरेट हो चुका है, वो ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा जब तक आप उसको खुद से ना कटवा दें। तो कोई भी सर्विस यूज करिए, पैसा ऑटोमेटिक नहीं कटेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट बन चुका हो। जो सर्विसेज मैं बताने वाला हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आप यूज करिएगा, ताकि ज्यादा बिल जनरेट ना हो। क्योंकि अगर बिल ज्यादा हो जाता है और आप पे नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। हम कौन सी सर्विस पढ़ने वाले हैं AWS की? सबसे पहली जो सर्विस पढ़ने वाले हैं हम, S3 सर्विस पढ़ने वाले हैं AWS की। तो यहाँ पर सर्च करिएगा, सर्च बार में S3। ठीक है, ये देखिए S3। जैसे आप सर्च करेंगे आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। S3 सर्विस क्या है? ये जो सर्विस है AWS का, ये एक स्टोरेज सर्विस है। यानी कि हो सकता है जब आपने S3 पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके का विंडो दिख रहा हो। मैंने पहले भी यूज किया है S3 को, इसलिए मेरा जो विंडो है वो थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है। आपने अगर पहली बार S3 पे क्लिक किया होगा यहाँ पर सर्च करके, तो आपको विंडो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीज मैंने पहले बता दिया है। S3 क्या है? S3 स्टोरेज सर्विस है। यानी कि S3 के अंदर आप जितना भी डेटा रखना चाहें आप रख सकते हो। इनफाइनाइट स्टोरेज, यानी कि इनफाइनाइट डेटा आप इसमें रख सकते हो। जितना भी आपके पास डेटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा हो, 4 GB, 5 GB, 10 GB, 1 TB, जितना भी बड़ा डेटा है आपके पास। डेटा का मतलब आपका कोई वीडियो फाइल हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल हो सकता है, कोई आपका इमेज फाइल हो सकता है, कोई आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई आपका बैकअप हो सकता है। तो डेटा मतलब कुछ भी आप इसमें रख सकते हो S3 के अंदर। S3 जनरली हम यूज इसीलिए करते हैं, यानी कि S3 हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम डेटा को यहाँ स्टोर कर सकें। अच्छा, दो तीन चीजें हैं S3 को यूज करने के लिए, यानी कि तीन चीजें हैं जिनको हम देखते हुए S3 सर्विस का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपको S3 सर्विस का यूज करना चाहिए। नोटिस करिए, सबसे पहले अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसके अंदर डाउनलोडिंग की फैसिलिटी है, अब वो किसी भी तरह का वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का वेबसाइट हो, चाहे वीडियो डाउनलोड करने का वेबसाइट हो, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, कोई ऐप हो, वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, कुछ कुछ भी है आपका अगर, और उसके अंदर डाउनलोडिंग से रिलेटेड फैसिलिटी है। मान लीजिए उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर और बहुत सारी फाइलें हैं वीडियो की, जो यूजर्स डाउनलोड करते हैं डेली, यानी कि उस वेबसाइट के अंदर डाउनलोड की फैसिलिटी है, तो आप S3 का यूज करिए। AWS का जो S3 सर्विस है उसका यूज करिए, और उसमें आपका अपना वीडियो रखिए, और आप अपना ऑडियो फाइल रखिए, जो भी है, जो भी आप डाउनलोड करवाते हो, इमेजेस रखिए, आप अपने सॉफ्टवेयर को रखिए जिनको आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीजें आप डाउनलोड करवाना चाहते हैं वो सब आप S3 के अंदर रख सकते हो। तो जब आप S3 के अंदर रखते हैं ना अपने फाइल्स को, तो क्या होता है, यानी कि ये सारी फाइलें होस्ट हो जाती हैं S3 बकेट के अंदर, और बस आपको इन URL को प्रोवाइड करना है डाउनलोड करने के लिए, इन सॉफ्टवेयर्स के या इन वीडियोस के या इन ऑडियोज के या इन इमेजेस के URL को प्रोवाइड करना है। कोई भी यूजर कहीं से भी इजीली डाउनलोड कर लेगा। यानी कि S3 यूज करने का रीजन क्या है? अगर आपके वेबसाइट के अंदर या आपके एप्लीकेशन के अंदर डाउनलोडिंग की फैसिलिटी है और बहुत सारा कंटेंट आपको डाउनलोड करवाना है, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड यूजर हैं और उनको डेली वीडियोस डाउनलोड करना होता है, या ऑडियो फाइल डाउनलोड करना है, या इमेज डाउनलोड करना है, या आपने
ऐसा वेबसाइट बनाए जहां पर आप सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करवाने की फीचर दे रहे हो, यानी कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप बनाते हो और उनको डाउनलोड करवाने की फीचर दे रहे हो, तब आप S3 का यूज करिए। अगर आपके वेबसाइट के अंदर डाउनलोडिंग की फैसिलिटी है और डाउनलोडिंग का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तब आप AWS सर्विस का, यानी कि AWS का आप S3 सर्विस यूज करिए। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन हो सकता है कि आपके पास बैकअप हो, यानी कि बैकअप। बैकअप का मतलब क्या हुआ? आपका डेली बैकअप हो सकता है, मंथली बैकअप हो सकता है, वीकली बैकअप हो सकता है, ईयरली बैकअप हो सकता है ना? यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जब काम होता है ना, तो वो अपना एक बैकअप रखते हैं, यानी कि वीकली बैकअप रखते हैं या डेली बैकअप भी रखते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उस बैकअप को आप स्टोर कर सकते हो S3 पर। तो दूसरा रीजन हो सकता है S3 यूज करने का। ठीक है। यानी कि बैकअप को स्टोर करना है अगर आपको, तो आप S3 सर्विस को यूज करिए। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन हो सकता है कि आप वेबसाइट होस्ट करें। आप यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट से मतलब क्या हुआ? स्टैटिक वेबसाइट से मतलब ये हुआ कि जिस वेबसाइट के अंदर सर्वर साइड से रिलेटेड कोई भी कोड ना हो, यानी कि जिस वेबसाइट के अंदर सर्वर साइड की लैंग्वेज यूज ना हुए हो, उन्हीं वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और स्टैटिक वेबसाइट को भी आप S3 पर होस्ट कर सकते हो, रख सकते हो, चाहे वो कोई भी स्टैटिक वेबसाइट हो, कितना भी बड़ा स्टैटिक वेबसाइट हो। अगर वो स्टैटिक है, स्टैटिक से मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें सर्वर साइड के लैंग्वेजेस यूज ना किए गए हों, वही आपका स्टैटिक वेबसाइट बोला जाता है। तो वो भी आप S3 पर होस्ट कर सकते हो। तो जनरली जब हम S3 में कुछ भी रखते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे की चीजें, तो उन चीजों को हम जनरली बोलते हैं कि हमने होस्ट किया। और होस्ट किया आपने, तो आपको उसका एक यूआरएल मिलता है, बस उसी यूआरएल को आपको यूज करना है। आपकी जो भी चीजें हैं वो आपको एक्सेस हो जाएंगी इजीली, और कहीं से भी कोई भी एक्सेस इजीली कर पाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अभी मैं ओवरऑल बात करूं तो S3 सर्विस का हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने डेटा को होस्ट कर सकें। ठीक है। अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हो सकता है आपका विंडो इस तरीके का नहीं दिख रहा हो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट बकेट का। क्रिएट बकेट, इस पे क्लिक करिएगा। मेरे में यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट किए हो और S3 सर्विस पे यहाँ से सर्च करके आपने क्लिक किया होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा विंडो दिख रहा होगा। ठीक है। क्रिएट बकेट कहीं पर भी आपको दिख रहा है S3 सर्विस में आने के बाद, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए Amazon S3। ठीक है। ये आपका Amazon S3 वाला जो सर्विस है अपने रखा। जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, मैंने होम पेज पे गया, मैं यहाँ सर्विसेज के बगल में एक सर्च बार है, इसमें क्लिक करके S3 सर्च करिए और इस बकेट पे क्लिक करिए। ये देखिए बकेट का आइकन आ रहा है और S3 लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कहीं पर भी अगर आपको क्रिएट बकेट का ऑप्शन दिख रहा है, बटन दिख रहा है, तो उस पे क्लिक करिए। ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देंगे, आपसे यहाँ पर बकेट का नाम पूछा जाएगा। सबसे पहला जो इनपुट फील्ड मिला आपको वो कौन सा मिला? बकेट नेम। बकेट नेम आप यहाँ पर देखिए, ये जो बकेट नेम है ना, ये यूनिक होता है, आपके अकाउंट से रिलेटेड नहीं। जैसे आपके अकाउंट में एक बकेट नेम बना हुआ है जस्ट के नाम से, तो दूसरा नाम आप वो नहीं बना सकते उसी नाम से बकेट। ठीक है। बकेट क्रिएट करने का मतलब आप यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट कर रहे हो, ये चीज समझिए। ठीक है। और अगर सर्वर एक बार क्रिएट हो चुका है, चाहे भले ही आपके अकाउंट में नहीं, अगर कोई दूसरा भी बंदा है, अगर आप उसने इस नाम से बकेट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा, जैसे अभी आपका जो डेटा सेंटर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा वो मुंबई है। ठीक है। तो इस मुंबई वाले डेटा सेंटर के अंदर अगर किसी ने भी जस्ट के नाम से बकेट क्रिएट कर लिया है, तो आप जस्ट के नाम से बकेट नहीं क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। यानी कि बकेट नेम हमेशा सभी के लिए यूनिक होगा। भले ही आपका अकाउंट पर्सनल है, लेकिन अगर किसी ने इस नाम से बकेट क्रिएट कर लिया, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो आप इस नाम से बकेट क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो बकेट नेम हमेशा यूनिक होगा। तो फिलहाल मैंने बकेट का नाम यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जस्ट AWS। ठीक है। कुछ भी आप नाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो लास्ट में क्रिएट बकेट पे, और यहाँ पर बताता है, यानी कि बकेट नेम एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आपको नेम चेंज करना है। जैसे मैंने अभी जस्ट AWS के नाम से बनाया, तो आप इस नाम से बकेट नहीं बना सकते हो।
आप कुछ और नाम दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया बकेट। हमेशा याद रखिए, जब भी आप बकेट क्रिएट करते हो तो आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो, तो सर्वर ही क्रिएट करते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये यूनिक होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट एडब्ल्यूएस दिया, तो आप भी कुछ दीजिएगा। आप जस्ट AWS 1 कर दीजिए, जस्ट AWS 2 कर दीजिए, जो भी आपको आपकी मर्जी हो वो दीजिएगा। ये तो हो गया बकेट नेम। बकेट नेम यानी कि बकेट क्रिएट का मतलब क्या हुआ, सर्वर हमने क्रिएट किया। समझ में आ जाएगा जब हम इस पे आगे धीरे धीरे काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, चूज बकेट। अच्छा, यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। उससे पहले आपको एक और चीज मैं समझा देता हूँ। देखिए, बकेट का नाम देते समय यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सा जो है एशिया पैसिफिक मुंबई मेरे में सिलेक्टेड है, यानी कि डेटा सेंटर इसको बोलते हैं। मेरे में एशिया पैसिफिक मुंबई सिलेक्टेड है। ठीक है, क्रिएट बकेट पे जब हमने क्लिक किया और यहाँ पर नाम दिया हमने, तो नोटिस के डिफॉल्ट जो मेरा सिलेक्टेड है वो एशिया पैसिफिक मुंबई AP South 1। ये बकेट यानी कि जो डेटा सेंटर होता है उसका रीजन कोड इसको बोलते हैं। ये रीजन कोड होता है और ये नेम होता है उसका। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट करके रखा है। आप क्या सिलेक्ट करेंगे? अगर आप एशिया रीजन में आते हो, जनरली अगर आप यूं बोलूं मैं, नेपाल पाकिस्तान से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप यही चूज करिएगा, एशिया पैसिफिक मुंबई वाला। ठीक है, लेकिन अगर आप एशिया रीजन में आते हो, जैसे कि जापान से या एशिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट है, अगर उसमें आप आते हो और आपको डेटा सेंटर चूज करना है, तो और आपके नजदीक में कोई भी डेटा सेंटर नहीं है आपके कंट्री के अंदर, तो आप सिंगापुर वाला चूज करिएगा। एशिया पैसिफिक सिंगापुर AP-South-East, ये इसका रीजन कोड है। तो अगर आप एशिया रीजन में हो, एशिया रीजन में, और आपके कंट्री में डेटा सेंटर नहीं है, तो आप सिंगापुर चूज करिएगा। लेकिन अगर आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री में अगर डेटा सेंटर है, तो आप उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप डेटा सेंटर चूज करिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो है AP South 1 यानी कि जो है एशिया पैसिफिक मुंबई, ये सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान नेपाल से बिलोंग करते हो तो आप भी यही चूज करिएगा। अगर आप बाहर से हैं और एशिया रीजन में आते हैं तो सिंगापुर चूज करिएगा, अगर आपके कंट्री में नहीं है तो। चलिए जरा, उसके बाद नोटिस करिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, कॉपी सेटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग बकेट। यानी कि क्या आपका कोई ऐसा बकेट है जिसका पूरा सेटिंग, ओवरऑल सेटिंग इसमें कॉपी करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बकेट का नाम, ये देखिए मेरे में एक बकेट क्रिएटेड है, आप में नहीं क्रिएटेड होगा ये चीज अगर आप पहली टाइम काम कर रहे हो तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूं और यहाँ पर चूज बकेट पे क्लिक कर दूं, तो क्या होगा, इसमें जो सेटिंग मैंने अप्लाई किया था इस LMS जस्ट वाले बकेट में, वही सारा सेटिंग इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये जो हमने बकेट क्रिएट, हम लोग बकेट क्रिएट करने जा रहे थे, इस पे भी वो सारा सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, जो हमने अगर सेलेक्ट करके, यानी कि उस बकेट को अगर सेलेक्ट करके हमने अप्लाई कर दिया तो, चूज कर दिया तो। कहने का सिंपल सा मतलब यह है, अगर आपका कोई ओल्ड बकेट है जिसका कंप्लीट सेटिंग आप इस वाले बकेट पे भी अप्लाई करना चाहते हो, तो उस बकेट को आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन यहाँ पर है ऑब्जेक्ट ओनरशिप। ऑब्जेक्ट ओनरशिप यहाँ पर दिखा आपको। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए इन चीजों से रिलेटेड, यानी कि अगर अभी हम बकेट क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हमने जो बकेट क्रिएट किया है वो हमने यहाँ से यहाँ क्रिएट किया, एशिया पैसिफिक मुंबई, इसमें क्रिएट किया। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ बकेट क्रिएट कर दिया, जब आप डेटा रखेंगे इसके अंदर, होस्ट करेंगे, तो वो इसी डेटा सेंटर के अंदर डेटा आपका रखा जाएगा। यानी कि जो आपने यहाँ पर सर्वर क्रिएट किया है उसी के अंदर डेटा रहेगा। अब मान लीजिए आपके पास जो यूजर हैं वो अलग अलग कंट्रीज से हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से हैं, तो मान लीजिए कोई यूजर आपका USA में है, तो वो जब यहाँ से, यानी कि यहाँ से डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो उसको स्पीड काफी स्लो मिलेगा। अगर कोई इंडिया में है तो उसको स्पीड थोड़ा फास्ट मिलेगा। अगर आपका कोई यूजर पाकिस्तान में है, नेपाल में है, तो उसको थोड़ा स्पीड स्लो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दो चीजें हैं, यानी कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए दो चीजें हैं। पहला तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? पहला तरीका यह है कि आप जो है सभी जगह पे जस्ट AWS के नाम से अकाउंट क्रिएट करें। मान ली, यानी कि सर्वर क्रिएट करें। आपने US में क्रिएट कर दिया, आपने जो है जस्ट AWS इसके नाम से जो है सर्वर कनाडा में क्रिएट कर दिया, इस तरीके से, है ना, यानी कि कनाडा में भी आपने सर्वर क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया,
तीसरा, आपने जो है जस्ट AWS के नाम से जो सर्वर है वो आपने दुबई में भी क्रिएट कर दिया, यानी कि जहां जहां से आपके यूजर हैं वहां वहां आपने सर्वर क्रिएट कर दिया। ठीक है, और सर्वर क्रिएट करते समय अपने सभी के अंदर डेटा रख दिया, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि इस तरीके से अगर आप रखेंगे सभी के अंदर डेटा, तो आपका कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आएगा। मान लीजिए कि जो आपका इंडिया के अंदर है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सबसे पहले नोटिस कर मैंने ऐसे लिखा जस्ट AWS, इसके नाम से मैंने एक सर्वर क्रिएट किया इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर मैंने एक सर्वर क्रिएट कर दिया। अब जो डेटा आप इंडिया के अंदर रख रहे हो, मान लीजिए 10 GB का आपने वीडियो इंडिया वाले सर्वर के अंदर रखा है। ठीक है, तो वही 10 GB का वीडियो, अगर सेम वीडियो सभी जगह से आपके यूजर सेम वीडियो ही एक्सेस कर रहे हैं, तो 10 GB का वीडियो इसमें भी रखना होगा, 10 GB का इसमें भी रखना होगा, और 10 GB का वीडियो इसमें भी रखना होगा। ठीक है, यानी कि सभी के अंदर आपको वही सेम कंटेंट उतने जीबी का या जो भी कंटेंट है आपको सभी के अंदर रखना होगा, अगर आपने ये तरीका अपनाया तो। तरीका ये भी है सॉल्यूशन का कि सभी को एक्यूरेट स्पीच मिले, तो हम क्या करेंगे, कनाडा के अंदर भी सर्वर क्रिएट कर देंगे, हम इंडिया के अंदर भी सर्वर क्रिएट कर देंगे, दुबई के अंदर भी सर्वर क्रिएट कर देंगे। यानी कि जहां जहां हमारे यूजर होंगे वहां वहां सर्वर क्रिएट करेंगे, और सभी जगह पे हम डेटा रख देंगे। तो प्रॉब्लम क्या होगा, नोटिस करिए, आपने यहाँ पर भी अपलोड किया 10 GB, यहाँ पर भी अपलोड किया 10 GB, यहाँ पर भी अपलोड किया 10 GB, यहाँ पर भी आपने अपलोड किया 10 GB। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो है आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आएगी, और आप मैनेज भी सही से नहीं कर पाएंगे। दूसरा और आसान सा सोल्यूशन क्या है इसका, दूसरा और आसान सा सोल्यूशन है इसका एज कैचिंग। एज कैचिंग मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा। अब ये एज कैचिंग क्या है, एज ए कैचिंग को समझने के लिए आप यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप एक URL हिट करिएगा, https://AWS.amazon, यहाँ से आप URL कॉपी कर लीजिएगा थोड़ा सा आगे का, और लास्ट में लिखिएगा क्लाउड फ्रंट स्लेश फीचर, ये URL हिट करिएगा। इस तरीके से एक सर्विस है अमेजोन की, यानी कि AWS की क्लाउड फ्रंट करके, यानी कि क्लाउड फ्रंट करके एक सर्विस है जो कि आपको इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन देता है। समझ जरा, ये जो एज कैचिंग है इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसको समझिए। एज कैचिंग का मतलब ये हुआ एज लोकेशन। ठीक है, आप नोटिस करिए यहाँ पर कौन सा रीजन सिलेक्टेड है, एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया रीजन सिलेक्टेड है। तो एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं वहां कौन कौन से कंट्री में जो है कहाँ कहाँ एज ए लोकेशन है। जैसे अभी ये आपका भारत का नक्शा है, यानी कि इंडिया का नक्शा ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएं, जैसे नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए ये आपका इंडिया का है नक्शा। अब इंडिया के अंदर देखिए, जब इस पे हाईलाइट करेंगे ना, तो देखिए कहाँ कहाँ है, बेंगलोर में है ना, और ये देखिए बेंगलुरु के अलग अलग कई सारे, हैदराबाद में है, डोंबिवली में है ना, इस तरीके से मुंबई में है, बहुत सारी जगह पे है, पालघर में है, देखिए वडोदरा में है। तो ये एज लोकेशन है, AWS का एज लोकेशन है। एज लोकेशन का मतलब ये होता है, कैच लोकेशन भी इसको बोलते हैं, एज लोकेशन भी बोलते हैं। तो कैच लोकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप मान लीजिए आपने एक सर्वर क्रिएट किया जस्ट AWS के नाम से, ठीक है, और जस्ट AWS के नाम से आपने सर्वर क्रिएट किया, और इसमें आपने ओरिजिनल डेटा आपने रखा अपना। अब मान लीजिए अगर आप क्लाउड फ्रंट से इस सर्विस को कनेक्ट कर देते हो, यानी कि ये जो सर्वर है आपका, ये जो बकेट है, इसको आप क्लाउड क्लाउड फ्रंट से कनेक्ट कर देते हो। ये कनेक्ट करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होता, उसके लिए आप सीखेंगे आगे। अगर आप इससे कनेक्ट कर देते हो तो क्या होगा, मान लीजिए कोई यूजर बेंगलोर से है, ठीक है, और उसने रिक्वेस्ट किया आपके वीडियो को डाउनलोड करने का, तो सबसे पहले वो वीडियो निकाला जाएगा और बेंगलोर में जो लोकेशन है एज ए लोकेशन उसमें स्टोर कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई यूजर यहाँ है, ठीक है, यानी कि चाइना में। अब चाइना में कोई यूजर है अगर, और उसने रिक्वेस्ट किया आपके वीडियो को डाउनलोड करने का, ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, डाउनलोड ओरिजिनल लोकेशन से निकाला जाएगा वीडियो फाइल, और यहाँ इस वाले एज लोकेशन पे रख दिया जाएगा। यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर एज लोकेशन है, सभी एज लोकेशन में डेटा आपका स्टोर कर दिया जाएगा, अगर आप क्लाउड फ्रंट सर्विस का यूज करेंगे तो। यानी कि ऐसा करने के लिए आपको ये जो आपका सर्वर है, S3 बकेट है जो आपने क्रिएट किया अभी, उसको आपको क्लाउड फ्रंट वाले URL से कनेक्ट करना होगा। यानी कि उसके लिए आपको, यानी कि इस सर्वर को कनेक्ट करना होगा आपको क्लाउड फ्रंट से। एक सर्विस है क्लाउड फ्रंट, इसको भी आप सीखेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पर अगर आप
अफ्रीका पे क्लिक करेंगे तो देखिए अफ्रीका के अंदर कहाँ कहाँ है एज लोकेशन वो दिखाएगा। यूरोप के अंदर कहाँ कहाँ है वो दिखाएगा। साउथ अमेरिका के अंदर कहाँ कहाँ है देखिए जरा, एज लोकेशन जहाँ जहाँ होगा वो दिखाएगा। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ है देखिए, नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे है। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका से कोई आपका यूजर है, वो जो है एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है वीडियो को। तो क्या किया जाएगा, जो आपका ओरिजिनल लोकेशन है वहां से डेटा निकाल करके उसके नजदीक वाले एज लोकेशन में यानी कि कैच सेंटर में डेटा स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये एडब्ल्यूएस के एज लोकेशन है सारे, यानी कि एडब्ल्यूएस का कैच लोकेशन है जहां जहां एडब्ल्यूएस के डेटा पड़े हुए हैं, ये सारे जो है क्रिएट किए जाते हैं। ये डेटा सेंटर, इनको एज लोकेशन बोलते हैं। जनरली जनरली इसके अंदर डेटा कैच किया जाता है। कैच किया जाता है मतलब एक बार कैच कर दिया, अब जब दोबारा रिक्वेस्ट करेगा यूजर तो उसको यहीं से डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा सोल्यूशन क्या था कि हम एज कैचिंग करें। एज कैचिंग का मतलब हम जो है अपना जो S3 बकेट है उसको S3 यानी कि क्लाउड फ्रंट जो सर्विस है एडब्ल्यूएस का उससे कनेक्ट कर दें, तो वो ऑटोमेटिक एज कैचिंग होगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए अमेरिका से किसी यूजर ने एक्सेस किया, तो उसके नजदीक में जो एज लोकेशन होगा उसमें ही आपका डेटा स्टोर कर दिया जाएगा। तो जहां जहां से यूजर एक्सेस करते जाएंगे, आपका जो डेटा है वो सभी एज कैचिंग में लोकेशन में स्टोर होता चला जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर डेटा स्टोर किया इस वाले एडब्ल्यूएस यानी कि यहाँ पर मुंबई पैसिफिक जो भी आपने रीजन सेलेक्ट किया उसमें स्टोर किया, और एक भी बार उस डेटा का रिक्वेस्ट हुआ तो वो सभी एज लोकेशन पे स्टोर कर दिया जाता है। ऐसा भी मतलब माना गया है कि एक दो बार अगर रिक्वेस्ट हो उस डेटा का अलग अलग जगह से, तो वो सभी जितने भी इस दुनिया के अंदर एज लोकेशन है एडब्ल्यूएस के, वो सभी एज लोकेशन में डेटा कैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए आपको क्लाउड फ्रंट सर्विस आपको यूज करना होगा, तब होगा वो। क्योंकि क्लाउड फ्रंट सर्विस का जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सोल्यूशन क्या था कि हम सभी जगह पे सर्वर क्रिएट करें और सभी जगह पे डेटा अपलोड करें। ठीक है, तो ये तो सही सोल्यूशन नहीं है इसका। ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, हम एज कैचिंग का यूज करेंगे। तो एक सर्विस है क्लाउड फ्रंट के नाम से, उसका जब चैप्टर आएगा तो आप ये चीज सीखेंगे उसमें। हमने इसको बता दिया आपको कि अगर आपने चूज बकेट करके और किसी बकेट को चूज कर लिया तो उस बकेट का जो भी सेटिंग होगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले बकेट पे भी अप्लाई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओनरशिप, अब इसको समझिए आप ऑब्जेक्ट ओनरशिप को। इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका एसीएल इनेबल्ड है, दूसरा है आपका एसीएल, यहाँ पर नोटिस करिए एसीएल डिसेबल्ड है पहला, और दूसरा है आपका एसीएल इनेबल्ड। एसीएल का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आप एसीएल इनेबल करके और बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जनरली जो एसीएल है ना वो दो तरीके का होता है, यानी कि जो एसीएल है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका पब्लिक रीड, ऐसे समझिए जरा इस चीज को, और दूसरा जो होता है वो प्राइवेट रीड होता है। यानी कि जो एसीएल है वो दो तरीके से होता है, एक तो पब्लिक रीड हो गया, दूसरा आपका प्राइवेट रीड हो गया। अब मान लीजिए कि आपने बकेट क्रिएट करते समय एसीएल इनेबल कर दिया, एसीएल इनेबल्ड कर दिया। अगर आपने इसको इनेबल कर दिया है तो ये पब्लिक हो जाएगा। अगर किसी को यूआरएल मिल गया आपके फाइल का, तो वो कितनी बार भी डाउनलोड करे, जितनी मर्जी उसकी डाउनलोड कर सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि डाउनलोडिंग को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को आपका यूआरएल मिल गया तो ये सिक्योर नहीं है, वो इजीली डाउनलोड कर लेगा आपके फाइल को, फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को, जो भी है, जो भी आपका डेटा है वो इजीली डाउनलोड कर लेगा। अगर आप एसीएल डिसेबल रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो प्राइवेटली रखा जाएगा, यानी कि S3 बकेट के अंदर प्राइवेट होगा। और मान लीजिए आपको अपनी वेबसाइट में डाउनलोड की फैसिलिटी देना है किसी यूजर को, तो ये चीज हम बैकएंड से कंट्रोल करेंगे। यानी कि जब हम बैकएंड का कोड लिखेंगे तो हम उससे कंट्रोल करेंगे इस चीज को कि किसको हमें यानी कि किस वाले फाइल को हमें डाउनलोड करवाना है, किस वाले फाइल को हमें डाउनलोड नहीं करवाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम बैकएंड से भी कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से सारी चीजें कर लेते हैं। बस ये तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि अपने डेटा को स्टोर करिए। अब उस डेटा को स्टोर करने के बाद आप यूज कैसे करते हो, ये टोटली आपके स्किल पे डेवलप आपके लॉजिकल स्किल पे जो है डिपेंड है कि आप लॉजिकली उस डेटा को कैसे इस्तेमाल करते हो। तो जनरली आप जब एसीएल की बात करते हैं तो दो तरीके का आपको यानी कि दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, एक तो पब्लिक रीड, दूसरा प्राइवेट रीड। तो अगर आप इसको यानी कि इसको डिसेबल करके और बकेट क्रिएट करते हो
तो ये चीज आप बैकएंड से कंट्रोल कर पाएंगे। आप चाहें तो उस डेटा को पब्लिक रीड के लिए रखिए, आप चाहें तो उस डेटा को प्राइवेट रीड कर दिए, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। जब उसको डाउनलोड करवाना होगा तो वहां से हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, एक प्रॉपर्टी भेजते हैं, एसीएल एसीएल के नाम से। इस तरीके से एसीएल आपने शायद पढ़ा होगा, अगर नोड वगैरह में हमसे, या पाइथन में आपने पढ़ा होगा, या आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर पढ़ा होगा, तो हम एसीएल के नाम से एक प्रॉपर्टी भेजते थे और उसमें लिखते थे हम पब्लिक रीड। इस तरीके से जब भी हमें रीड करवाना होता था अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट होता है तो वेबसाइट के अंदर रीड नहीं होगा। एसीएल को आपको भेजना होगा वहां से पब्लिक रीड, इस तरीके का एक टेक्स्ट, तब जाके वो आपका जो डेटा है वो एक्सेस होगा आपकी वेबसाइट के अंदर। तो फिलहाल आपको क्या करना है, एसीएल को इनेबल करके ही आगे बढ़ना है। एसीएल को इनेबल करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसको कंट्रोल कर पाएंगे, कब आपको पब्लिक रखना है, कब आपको प्राइवेट रखना है। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा आपका फाइल अगर आप अपलोड करेंगे तो। लेकिन अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो वो पब्लिक, यानी कि जब अपलोड कर देंगे तो वो पब्लिक ही रहेगा हमेशा, ठीक है। उसमें आप अ, तो अगर आप इसको एसीएल को डिसेबल करके और बकेट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जब भी आपको एसीएल जो है पब्लिक करना होगा तो आप एक प्रॉपर्टी भेजेंगे एसीएल के नाम से और पब्लिक रेट भेज देंगे। अगर आपको एसीएल को प्राइवेट रखना है तो आप प्रॉपर्टी भेजेंगे आप इस तरीके से, और एसीएल प्राइवेट रेट भेजेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको, यानी कि यहाँ पर चेक करके बकेट क्रिएट किया तो क्या होगा, आपका जो भी फाइल फोल्डर है वो सब पब्लिक हो जाएगा और किसी को भी यूआरएल मिल गया तो वो इजीली जितनी मर्जी बार डाउनलोड कर पाए। और इसको इनेबल करने का एक और फीचर है, यानी कि इसको डिसेबल रखने का कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कोडिंग से भी इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो, अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा फिर, यानी कि इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब आपका जो भी फाइल और फोल्डर है, जो भी आपका डेटा है वो पब्लिक है, ठीक है, और कोई भी कहीं से भी इजीली एक्सेस कर पाएगा। इसीलिए आपको इसको चेक करके रखना है, यानी कि अगर आपने इसको अनचेक कर दिया तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा, भले ही आपने ये सिलेक्ट करके आगे काम किया हो। इसीलिए इसको चेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज भी चेक कर रखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो अगर आपने अनचेक कर दिया तो क्या होगा, एसीएल का एसीएल इनेबल या एसीएल डिसेबल इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका जो भी फाइल है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक हो जाएगा। इसको चेक रखना है ताकि हम बाद में भी कुछ सेटिंग वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो कोडिंग से करना होता है, बैकएंड से करना होता है, ठीक है। तो वो चीजें आप सीख पाएंगे धीरे धीरे आगे। अब इसके बाद आता है बकेट वर्जनिंग, इसको चेक रखिएगा, यानी कि ये चीज आपको चेक रखना है। बकेट वर्जनिंग, बकेट वर्जनिंग क्या होता है, बकेट वर्जनिंग का मतलब ये हो गया कि बकेट का वर्जन क्रिएट करना, यानी कि बकेट वर्जनिंग का मतलब आपको जनरली वर्जन, देखिए कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि मान लीजिए 0.0.0 यानी कि 1, ये कोई आपका वर्जन है, एक और वर्जन है आपके पास 0.0.2, ये आपका दूसरा वर्जन है। तो अगर आप बकेट वर्जनिंग करते हैं तो मान लीजिए कि मैंने आपको, मेरा एक वेबसाइट है, मान लीजिए मेरा वेबसाइट है ये, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ वीडियोस वगैरह को अपलोड, जो है रीड करने का, पढ़ने का, डाउनलोड करने का, जो भी फैसिलिटी मेरी है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ वीडियो से रिलेटेड। आप डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो। अब मान लीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2020 में हुआ था, ठीक है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2020 में हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि एक बकेट क्रिएट करूंगा, एक सर्वर क्रिएट करूंगा। मान लीजिए आपको मैं रिएक्ट पढ़ा रहा हूँ तो रिएक्ट, इस तरीके से मैं एक सर्वर क्रिएट करूंगा, और ये जो सर्वर है ये हमारा 2020 में क्रिएट किया गया था। अब इसका वर्जन मैंने डिसाइड कर दिया कि ये जो वर्जन होगा हमारा 0.01 होगा। अब रिएक्ट का नया वर्जन आ गया, रिएक्ट नए तरीके से लॉन्च हो गया, रिएक्ट को आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रिएक्ट 2022 के लिए, यानी कि 24 के लिए अगला जो है वर्जन क्रिएट कर दूंगा 0.02। तो इससे क्या होगा कि जिन यूजर ने 22 में, यानी कि 2020 में एडमिशन लिया था, उनको इस वर्जन का जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो दिखाऊंगा मैं। जिन यूजर ने 24 में एडमिशन लिया है उनको मैं वर्जन 2 का रिकॉर्डेड वीडियो दिखाऊंगा। जनरली हम
यूजर के अकॉर्डिंग इस चीज को कंट्रोल कर सकें। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, अब जिसने 2020 में पेमेंट किया था आपको रिकॉर्डेड वीडियो के लिए, तो उसको तो ये चीज नहीं दिखना चाहिए ना, है ना? यानी कि जो लेटेस्ट तरीका है पढ़ाने का, जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको भी आपने रिकॉर्ड किया, तो क्या जो आपके ओल्ड यूजर हैं उनको भी ये चीज दिखना चाहिए? नहीं, उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। या तो फिर वो नए तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, या तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करें, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग आपने जो था वो पढ़ाया था उनको। अब ये समय चेंज हो गया, तो आपने फिर से रिकॉर्ड किया, आपका फिर से मेहनत लगा, ठीक है? तो उसको आप वर्जन 2 के अंदर रखेंगे, और जो 2024 में एडमिशन ले रहे होंगे उनको आप सिर्फ एक्सेस देंगे। तो अगर आप बकेट की वर्जनिंग करते हैं, तब आप इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग समय पे आप अलग अलग चीजों को दिखा पाएंगे, ठीक है? यानी कि अलग अलग चीजों को अलग अलग यूजर को आप डिलीवर कर पाएंगे, अगर आप वर्जन को कंट्रोल करेंगे तब। वर्जन का मतलब आप वर्जन का ऐसे भी वर्जनिंग कर सकते हैं, या जो भी जिस तरीका, मतलब एक एक की सेट करते हैं हम, कि हमारा हाँ इस वर्जन में ये डेटा, इस वर्जन में ये डेटा, इस तरीके से, ठीक है? तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, ये जो बकेट वर्जनिंग है इसको डिसेबल्ड ही रखना है, ठीक है? यानी कि बकेट वर्जनिंग को आपको डिसेबल्ड ही रखना है। एक और चीज नोटिस करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स ऑप्शनल। अच्छा, यहाँ पर भी आपका जो बकेट वर्जन है ये ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इनेबल रख सकते हैं, डिसेबल रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? तो फिलहाल डिसेबल ही रखिएगा, आगे हम इस चीज पे बात करेंगे। मैंने अभी आपको समझाया कि वर्जन क्यों क्रिएट करते हैं बकेट का, ताकि हम अलग अलग समय पे अलग अलग डेटा का इंफॉर्मेशन रख सकें। मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपने बनाया है, ठीक है? मान लीजिए जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका वर्जन जो है 0.0.1 ये चल रहा है, ठीक है? अब आपने नया वर्जन लॉन्च कर दिया 0.0.2, ठीक है? ये आपने दे दिया यूजर को, इसको आपने यूजर तक दे दिया, अब यूजर इसको यूज करने लगे। अब आपको मान लीजिए पता चला कि ये जो आपका 0.02 वर्जन था, इसमें कोई बग है, इसमें कोई बग है। कुछ दिन बाद जब यूजर यूज करने लगते हैं, है ना, तब हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब इसमें पता चल गया आपको कि कोई बग है, तो अब आप क्या करेंगे? अब फिर से आप यूजर को फिर इस प्रीवियस वाले वर्जन पे स्विच कर देंगे, यानी कि जो आपका 0.0.0 ये 1 वर्जन था, इस पे आप स्विच कर देंगे, ताकि जब तक यही वर्जन, प्रीवियस जो वर्जन था वो ठीक था ना, उस पे यूजर एक्सपीरियंस ले। जब ये बग फिक्स हो जाएगा तो फिर से हम इसको यूजर में, यानी कि जो यूजर है उसको इस पे स्विच कर देंगे। तो यही सारी चीजें होती हैं, यानी कि वर्जन आप कंट्रोल कर सकते हो, वो चीज आप आगे समझ पाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद है टैग्स। टैग्स क्या होता है? टैग्स जनरली यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो टैग क्रिएट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, की वैल्यू, की है ये वैल्यू है, की है वैल्यू है। तो टैग्स जनरली हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को ट्रैक कर सकें। मैंने क्या कहा? टैग्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कॉस्ट को ट्रेस कर सकें। अब कॉस्ट ट्रेस करने का क्या मतलब हुआ? देखिए होता क्या है, जब आप S3 पर डेटा अपलोड करते हैं, यानी कि बकेट क्रिएट करते समय करने के बाद जब आप डेटा अपलोड करते हैं, तभी आपका चार्ज लगता है, और जब यूजर डाउनलोड करता है तब आपका चार्ज लगता है। जब तक डेटा आपका S3 बकेट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि सर्वर के अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा फाइल हो। यानी कि मान लीजिए 10 GB का फाइल आपने अपलोड किया, तो अपलोड करते समय ही चार्ज लिया जाएगा। जैसे जैसे अपलोड होगा आपकी कॉस्टिंग कैलकुलेट की जाएगी। अपलोड हो गया, अब उसको यूजर ने डाउनलोड नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है, 2 साल 3 साल तक वैसे ही पड़ा हुआ है, तो कोई भी कॉस्टिंग नहीं आएगी उस डेटा के लिए। लेकिन जैसे ही यूजर डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा, तो डाउनलोडिंग का चार्ज आएगा, यानी कि जब यूजर डाउनलोड करेगा तब चार्ज आएगा, और जब यूजर अपलोड करेगा तब चार्ज आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है जिस पे आप जो है फैसिलिटी देते हैं टीचिंग वगैरह की, यानी कि आप वीडियोज वगैरह देते हैं, और आपके पास कई सारे एम्प्लॉयज हैं, यानी कि आपके पास कई सारे एम्प्लॉयज हैं जो आपके लिए काम करते हैं। आपके पास मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा फैकल्टी, और आपके पास फैकल्टी है, मान लीजिए एक नाम है अमित, ठीक है? दूसरा नाम है आपके पास फैकल्टी का जो है अरविंद, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है? तीसरा नाम जो है अरविंद मैंने लिख दिया, ठीक है? एक और हमारे पास फैकल्टी है, मान लीजिए यहाँ पर सुमन के नाम से, ठीक है? अब फैकल्टी का काम क्या है? वीडियो बनाना और अपलोड करना। कहाँ से अपलोड करेगा? एडमिन पैनल से, उसको हम एक्सेस देंगे, एडमिन पैनल पूरा क्रिएटेड होगा, वहीं से अपलोड करेगा। अमित ने वीडियो बनाया, अपलोड किया, अरविंद ने वीडियो बनाया, अपलोड किया, सुमन ने वीडियो बनाया, अपलोड किया। अपलोड करने के बाद एक्सेस कौन करने वाला है? यूजर एक्सेस करने वाला है।
अब वो यूजर बहुत सारे हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो मान लीजिए अमित वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बैकएंड से ही एक टैग क्रिएट करेंगे। जब भी अमित वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैग क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अमित के नाम से टैग होगा, यानी कि की नेम हम अमित रख देंगे, और जो भी उसने वीडियो अपलोड किया, मान लीजिए चैप्टर 4 अपलोड किया, तो यहाँ पर चैप्टर 4 लिख देंगे, जो भी, या पाइथन लिख देंगे, जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो जब जब अमित अपलोड करेंगे, हम क्या करेंगे, अमित के नाम से टैग क्रिएट करेंगे और वैल्यू उसका डाल देंगे, कुछ भी अपने समझने के अकॉर्डिंग। तो ये चीज बैकएंड से किया जाता है। अब अमित ने अपलोड किया, शिखा ने अपलोड किया, या सुमन ने अपलोड किया, या अरविंद ने अपलोड किया, किसने अपलोड किया, वो चीज हम टैग के थ्रू पता कर पाएंगे। और वो चीज आप जब अपलोड होगा ना, तो फिर आप टैग को ट्रेस करके आप ये पता कर पाएंगे कि अमित ने कितना अपलोड किया है, अमित की जो कॉस्टिंग आई वो कितनी है। मान लीजिए 30,000 अमित अमित की कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। अब यूजर ने जो डाउनलोड किया है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। जब यूजर डाउनलोड करेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर के नाम से टैग क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे वीडियो डाउनलोडेड, यानी कि जो भी वैल्यू होगा अपने समझने के अकॉर्डिंग हम पास करेंगे। तो ये बैकएंड से होगा, यहाँ से नहीं, बैकएंड से ही होगा ये चीज, ठीक है। तो जब यूजर डाउनलोड करेगा, तो हम टैग क्रिएट कर देंगे यूजर के नाम से। जब फैकल्टी कोई हमारी अपलोड करेगी वीडियो को, चाहे वो अमित हो, अरविंद हो, सुमन हो, कोई भी हो, तो उसका नाम देंगे, और हम कोई भी की देंगे और कोई वैल्यू देंगे। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो हम इससे ट्रेस कर पाएंगे कि अमित ने कितना वीडियो डाउनलोड अपलोड किया, उसका कितना कॉस्टिंग आया, यूजर ने जो डाउनलोड किया उसका कितना कॉस्टिंग आया। मान लीजिए 50,000 या 5,000, या जो भी है, मान लीजिए 15,000 आ गया, यूजर ने डाउनलोड किया उसका कॉस्ट। अमित ने जो अपलोड किया था उसका कॉस्ट जो है 30,000 है। तो ये जो ओनर होगा, ये जो बिजनेस ओनर होगा, वो इन चीजों को ट्रेस कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इन चीजों को ट्रेस करने के लिए आपको उस तरीके से काम करना होगा, ठीक है। यानी कि उस तरीके से आपको काम करना होगा, उसी तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना होगा, तभी आप कॉस्टिंग वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि एडब्ल्यूएस आपको ये नहीं बताएगा कि आपने ये वाला वीडियो अपलोड किया था तो कितना कॉस्ट आया। एडब्ल्यूएस क्या करेगा, एडब्ल्यूएस आपको डायरेक्ट यहाँ पर बिलिंग डैशबोर्ड में जो है आपको डेटा शो कर देगा कि आपका इतना कॉस्ट आया इस मंथ का, 10,000, 5,000, 20,000, जो भी आया है, 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी आया है, वो डायरेक्टली यहाँ पर शो कर देगा बिलिंग डैशबोर्ड के अंदर। वो ये चीज नहीं बताएगा कि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद आपने कितना कॉस्ट जनरेट किया था, ठीक है। ये चीज आपको खुद से मेंटेन करना होगा, टैक्स वगैरह क्रिएट करके। तो टैक्स वगैरह क्रिएट करके हम कॉस्टिंग को ट्रेस करते हैं, जनरली यही समझिए आप अभी, ठीक है। यानी कि टैक्स क्रिएट करके हम कॉस्टिंग को ट्रेस करते हैं। तो फिलहाल यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ये चीजें बैकएंड से की जाती हैं, जो बैकएंड डेवलपर होगा वो यानी कि इन चीजों को हैंडल करने का काम करेगा। फिलहाल अगला है आपका डिफॉल्ट इनक्रिप्शन। डिफॉल्ट इनक्रिप्शन अगर आपका इनेबल है, जनरली दो तीन तरीके हैं यहाँ पर। एक तो SSE-S3 है, दूसरा है आपका SSE-KMS है। तो इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा गया है ना, इस तरीके से। उसके बाद DSSE-KMS। तो अलग अलग इनक्रिप्शन के ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला सिलेक्टेड है और नीचे इनेबल सिलेक्टेड है। तो क्या होगा, अगर आप इनेबल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे जब फाइल, तो जब अपलोडिंग का दौरान होगा, क्योंकि अपलोड होने में टाइम लगता है, तो वो इनक्रिप्ट होकर फाइल अपलोड होगा, ठीक है। और जब डाउनलोड होगा तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट का मतलब समझते हैं ना, फाइल का जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर देना, यानी कि फाइल का जो एक्चुअल वैल्यू है उसको चेंज कर देना, इनक्रिप्ट कर देना। और जब हम डाउनलोड करेंगे तो उसको डिक्रिप्ट कर देना, यानी कि सेम फॉर्मेट में फिर से ले आना उस चीज को। तो उसी को बोलते हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो जब आप इनेबल करके यानी कि बकेट क्रिएट करेंगे, तो जब जब भी आप फाइल अपलोड करेंगे, तो जो आपका फाइल है वो एनक्रिप्ट होकर अपलोड होगा। और जब डाउनलोड करने जाएंगे तो वो फाइल आपका डिक्रिप्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको ये सब कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज होता है इनक्रिप्शन, ठीक है। इनेबल रखिएगा और ये पहला जो ऑप्शन है इसी को चूज रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए जरा अब हम क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर मैंने क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दिया, बकेट क्रिएट हो चुका है। देखिए जस्ट AWS के नाम से। अगर आपका बकेट क्रिएट नहीं हुआ, मान लीजिए ऊपर की तरफ बकेट नेम में कुछ इशू बता रहा है, तो आप उसको चेंज करिएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करिएगा, बकेट क्रिएट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन मैंने बताया है उसी को आपको इनेबल और डिसेबल रखना है, जैसे बताया गया वैसे ही करिएगा, ठीक है। अब आपका बकेट क्रिएट हो चुका है, ये बकेट नेम है आपका, यानी कि इसको हम सर्वर भी बोल सकते हैं। इसका आपको एक URL मिलता है जब आप बकेट क्रिएट करते हैं तो, ठीक है।
तो अभी जो आपने बकेट क्रिएट किया, मान लीजिए बकेट का नाम क्या है, जस्ट AWS। तो इसका जो यूआरएल मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा आपको, यानी कि इसका एक, मान लीजिए ये आपका S3:// जस्ट AWS, यही इसका, इस बकेट का यूआरएल है, डोमेन है, ऐसे समझ लीजिए आप। अब इसके आगे क्या लिखेंगे आप, इसके आगे आप ये चीज लिखिएगा, amazon.com, AWS amazon.com। ठीक है, यानी कि ये चीज, उसके बाद ये चीज अगर आप एक्सेस करते हैं ना इस तरीके से, तो आपको आपका बकेट एक्सेस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये माने कि जो आपने बकेट क्रिएट किया उसका कुछ ये यूआरएल है, S3:// जस्ट AWS। एक और बकेट है हमारे इसमें, LMS जस्ट के नाम से। तो इसका यूआरएल क्या होगा, S3 LMS जस्ट, है ना, ये होगा। इस तरीके से समझिए आप इस चीज को, परफेक्ट। अगर आपको इस बकेट के अंदर अपलोड करना है कुछ भी जस्ट AWS के अंदर, तो यहाँ क्लिक करिए, अपलोड पे क्लिक करिए, और नीचे यहाँ पर देखिए आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है, फाइल ऐड करने के लिए। और कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो जो भी आपको अपलोड करना है, जितना भी बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपलोड कर दीजिए। वैसे मैंने ये index.html को अपलोड कर दिया। ठीक है, अभी अपलोड पे क्लिक करेंगे तब अपलोड होगा। अभी आपने फाइल सिलेक्ट किया है, index.html इसका नाम है, ये देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दिया, अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद ये आपको इसी बकेट में दिख जाएगा, ये देखिए index.html इसका नाम है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या है। अब इसका जो ये यूआरएल हो गया, अगर ये यूआरएल अगर आप किसी को भी शेयर करते हैं, तो यानी कि जो है वो इजीली इस फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। ये इसका यूआरएल है। ठीक है, समझ जाएंगे आगे धीरे धीरे आप। मान लीजिए जो फाइल आपने अपलोड किया उसको आपको डिलीट करना है, यानी कि आपको उस फाइल को डिलीट करना है, तो जो आपका बकेट है उसमें जाइएगा और फाइल को सिलेक्ट करिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, डिलीट पे क्लिक करिए। डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो प्लेस होल्डर में लिखा होगा ना, वही सेम चीज लिखना होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फाइल को, तो वही सेम चीज लिखना होगा जो प्लेस होल्डर में लिखा होगा। उसके बाद डिलीट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, बकेट क्रिएट किया, बकेट में हमने यहीं से फाइल अपलोड करना सीखा और डिलीट करना सीखा। हमने एक CLI टूल इंस्टॉल किया था, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से हम उस CLI टूल का यूज करके फाइल अपलोड करना सीखेंगे, डिलीट करना सीखेंगे, जो भी करना होगा वो हम उस CLI टूल के हेल्प से करेंगे। बहुत सारे फंडामेंटल थे जिनको आपको समझना इंपॉर्टेंट था, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे जो आपके धीरे धीरे आगे क्लियर होंगे। पेशेंस रखना है, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।